नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11th का टॉपिक मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट के बारे में, जिसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 3rd पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था खनिज के बारे में, खनिज के प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खनिजों के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं और चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने आग्नेय चट्टान जो है पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने संरचना के आधार पर जो चट्टानों का वर्गीकरण है, आग्नेय चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ा था, आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। आज इसका हम पार्ट 3rd स्टडी कर रहे हैं। इसके पार्ट 3rd में हम स्टडी करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में, जिन्हें की तलछटी चट्टानें भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के धरातल का 75% भाग इन्हीं चट्टानों के द्वारा बना है और शेष 25% भाग में आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें फैली हुई हैं। तो यानी कि सबसे अधिक चट्टानें जो हमारी कौन सी हैं, अवसादी चट्टानें 75% और बाकी का जो 25% है उसमें हमारी आग्नेय और कायांतरित चट्टानें फैली हुई हैं। फिर है कि इनका जो विस्तार अधिक पाया जाता है, किंतु घनत्व कम है और ये धरातल के ऊपरी भाग में ही फैली हुई है। विस्तार तो अधिक है लेकिन घनत्व कम है, यानी कि डेंसिटी कम है और ये धरातल के ऊपरी भाग में ही फैली हुई है। भूपृष्ठ को बनाने वाली चट्टानों की दृष्टि से 95% आग्नेय चट्टानों का तथा 5% भाग अवसादी चट्टानों का होता है। प्रारंभ में जब पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था को प्राप्त हुई तो पृथ्वी का समस्त भूपृष्ठ आग्नेय चट्टानों का बना हुआ था। बाद में अनाच्छादन प्रक्रिया के प्रभाव से धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों का विनाश होने लगा, जिससे आग्नेय चट्टानें टूटकर चूर्ण रूप में बदलने लगी। ठीक है, फिर आग्नेय चट्टानों का यही क्षय पदार्थ जल, पवन और हिम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा किया जाने लगा। इस प्रकार जमा किए गए पदार्थों से बनी चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो ये जो पूरा सारांश इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ मैं, कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय कैसी थी हमारी पृथ्वी, बिल्कुल तरल अवस्था में थी। और उसके पश्चात कई करोड़ों सालों के बाद जब वो धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके बाद जाकर के हमारी सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी थी। ठीक है, फिर जब वो आग्नेय चट्टानें बनी तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो हमारी वेदरिंग प्रोसेस होती है, अनाच्छादन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो इरोजन होता है हमारा, तो उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी जो आग्नेय चट्टानें हैं वो भी टूटती हैं और उन टूटे हुए पदार्थ का जो चट्टानें अपनी जगह पे टूट जाती हैं, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या होता है, वो जो टूटा हुआ जो पदार्थ है ना चट्टानों का, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर कलेक्ट होता है और धीरे धीरे करके वो एक नई चट्टान बनती है, जिसे कि अवसादी चट्टान कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से क्या होती है, हमारी अवसादी चट्टानें बनती हैं और अवसादी चट्टानों से हमारी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, जो हमारी ये चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण जो होता है वो 3 चरणों में होता है। तो पहला क्या होता है कि सभी अवसाद, जो भी हमारे ये सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद क्यों कहते हैं इसको, इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि जब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो वो टूटा हुआ सामान, ये क्या है, अवसाद है वो, है ना। तो वो जो अवसाद होता है वो वायु के कारण, हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, या पानी में बह करके, या अन्य कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद ये जो हमारा अवसाद होता है इसे जमाया जाता है और अंत में क्या होता है, जमाया जाता है का मतलब ये नहीं कि खुद जमा रहे, मतलब वो एक जगह पे कलेक्ट होता रहता है और फिर वो धीरे धीरे करके खुद ही ठोस अवस्था में होने लगता है और फिर हमारा अवसाद जमकर कठोर बनते हैं। फिर क्या होता है कि अवसाद का जमाव उसके कणों के आकार और भार के अनुसार होता है, जिससे परतों का निर्माण होता है। यानी कि जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें परतें पाई जाती हैं। अभी आपको यहाँ पे ये लाइन कही गई है ना
कि इसमें कणों का आकार और भार के अनुसार इसका जमाव होता है, यानी कि जो छोटे छोटे कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो भारी कण होंगे वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, और जिनका वेट यानी कि जिन पदार्थों का वेट ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ जमेगा, और जो हल्के पदार्थ होंगे ऊपर लेयर्स में जमेंगे, है ना। तो मतलब यही है कि जो अवसाद का जमाव होता है वो उसके कणों के अनुसार और भार के अनुसार होता है, जिससे परतों का निर्माण होता है। इन चट्टानों को स्तरीय या परतदार चट्टानें यानी कि स्ट्रेटिस्फाइड रॉक्स भी कहते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आग्नेय चट्टानें जो जब उनका अपक्षय होता है, फिर वायु, जल, अन्य कारणों से क्या होता है, वो जो अवसाद होता है, वो टूटा हुआ जो पदार्थ होता है, अवसाद होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, जमता है, और जमने के पश्चात हमारी अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें परतें पाई जाती हैं, उसके कणों के अनुसार, उसके भार के अनुसार इसका जमाव होता है लेयर्स में, यानी कि ये परतदार होती है हमारी अवसादी चट्टानें, और इन चट्टानों को स्तरीय या परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है निर्जीव अथवा अपराणिज अवसादी चट्टानें यानी कि इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होती है हमारी जैव तथा प्राणिज चट्टानें यानी कि ऑर्गेनिक रॉक्स। ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो एक आप जैव अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं, निर्जैव अवसादी चट्टानें भी कह सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स भी कह सकते हैं, और ऑर्गेनिक रॉक्स भी कह सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो हमारी इनऑर्गेनिक रॉक्स होती हैं, जैसे कि बालू प्रधान चट्टानें हमारी होती हैं, और चिकनी मिट्टी प्रधान या मृणमय चट्टानें। तो ये जो दो चट्टानें ये हमारी कौन सी है, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रॉक्स की, तो इसमें हमारी कौन कौन सी चूना प्रधान चट्टानें, कार्बन प्रधान चट्टानें, और रासायनिक क्रिया द्वारा बनी जो चट्टानें होती हैं ये हमारी ऑर्गेनिक रॉक्स होती हैं। फिर हम बात करेंगे आगे उत्पत्ति के अनुसार इन चट्टानों का वर्गीकरण क्या है। समुद्री चट्टानें, सरोवरी चट्टानें, नदीकृत चट्टानें, वायु चट्टानें और हिमनदी चट्टानें। यानी कि अगर इन चट्टानों का जैसे जो जमाव होता है अगर समुद्रों में जाकर के होता है, वहाँ पे जो चट्टानें बनती है उसे समुद्री चट्टानें कहते हैं। समझ रहे हो ना, अब अवसाद जहाँ पे जाकर जमा हो रहा है, जिस जगह पे जाके जमा हो रहा है, तो वहाँ के अनुसार उसकी उत्पत्ति के अनुसार क्या है, इसका वर्गीकरण है। अगर वो चट्टानों का जमाव जो है वो समुद्रों में हो रहा है, तो वहाँ पे जो चट्टानें बनेंगी उनको समुद्री चट्टानें कहेंगे, या फिर मैरीन और एक्वेस रॉक्स कहेंगे। फिर अगर हमारा सरोवर में होता है तो उन्हें सरोवरी चट्टानें कहते हैं। अगर नदियों में जाकर के हो रहा है जमाव, तब जो चट्टानें बनती हैं उन्हें तब नदीकृत चट्टानें यानी कि रिवराइन रॉक्स कहेंगे। अगर वायु चट्टानें की वायु के द्वारा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जमाव हो रहा है, तब उन्हें वायु चट्टानें कहेंगे। और हिम नदियों के द्वारा हो रहा है तो उन्हें ग्लेशियल रॉक्स कहते हैं। तो ये आप अच्छे से उसको पढ़ लेना कि जहाँ पे जिस जगह पे इसका जमाव हो रहा है उसके आधार पर इन चट्टानों का नाम है। ओके, फिर है कि अवसादी चट्टानों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये चट्टानें जो होती हैं विश्व के लगभग 75% भाग पर पाई जाती हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर ही मिलती हैं, नीचे गहराई पर कम। भारत में इनके क्षेत्र कौन से, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी आदि नदी घाटियाँ, यानी कि यहाँ पे ये हमारी अवसादी चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में, इन नदी घाटियों में ये चट्टानें जो होती हैं लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी हैं। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहला है कि ये चट्टानें भिन्न भिन्न रूप की होती हैं, जिनका निर्माण छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से होता है। ठीक है, इन चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि इन चट्टानों में आपको जीवाश्म मिलते हैं, जबकि हमारी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और उसमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं। लेकिन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भी मिलते हैं और हमारी ये परतदार भी होती है। ठीक है, ये परतदार होती है। ये चट्टानें जो होती हैं अपेक्षातया मुलायम होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है। इनका जो निर्माण होता है वो सामान्यतः
जल, पवन, हिम, जीव जंतु अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ये शैलें जो होती हैं स्थूल यानी कि अनकम्पैक्टेड और छिद्रमय होती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि अवसादी चट्टानों का जमाव कैसे हो रहा है। देखो सबसे नीचे हमारी रेत आ रही है, फिर शैल उसके ऊपर, फिर चूना, फिर बलुआ, फिर सिलिकॉन। तो यानी कि ये अवसादी चट्टानों का जो ये जमाव होता है ये एक लेयर्स में हो रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे अवसादी चट्टानों में कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, जिप्सम, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, डोलोमाइट आदि मिलते हैं। कृषि के लिए महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी भी इन चट्टानों से ही प्राप्त होती है, अर्थात अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व है। अब हमारी आती है, देखते हैं कितना बड़ा है कायंत्र चट्टान। चलिए ये 2 पेज का बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम कि जो हमारी कायंत्र चट्टानें होती हैं इन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। हमने आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें दोनों पढ़ ली है। लास्ट हमारी रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उच्च तापमान या दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायंत्रित चट्टानें कहलाती हैं। दबाव के कारण, तापमान के कारण क्या होता है कि वो पिघल के रूप परिवर्तित होकर कायंत्रित रूप ले लेती हैं। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भागों में गर्मी तथा दबाव दोनों के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रूप, गुण, रंग और खनिज तथा रवों में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। इससे चट्टानों की कठोरता बढ़ जाती है। चट्टानों के पूर्ण रूप से बदल जाने पर उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये हमारी जो आग्नेय चट्टानें हैं ये बनती कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भीतरी भागों से तीव्र गति से आने वाला लावा अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों में घुस जाता है। तो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण मार्ग की ये चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं। या आप कह सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना उस समय लास्ट वीडियो में, कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं जब वो पाताल में है ना, हमने पढ़ा था ना कि जब ज्वालामुखी निकल रहा होता है तो बीच में कहीं पर रंध्र मिल जाते हैं, संधियाँ होती हैं जहाँ पे जम जाता है ना। तो वही जो चट्टानें जो होती है वहाँ पे तापमान क्या होता है कि जब वो ठंडी हो जाती है, जब वो लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानें बनती है ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। दबाव के कारण क्या होता है कि उन चट्टानों का ताप और दाब के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और वो किस में परिवर्तित हो जाती है, हमारी कायंत्रित चट्टानों में। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों पर अत्यधिक दबाव या बिछाव पड़ने से वे या तो टूट जाती हैं या मुड़ जाती हैं, और कभी कभी ऊपर के दबाव के भींच कर नीचे की ओर खिसक जाती है। यहाँ से अत्यधिक गर्मी के कारण पिघल जाती है और कालांतर में ठंडी होकर नया रूप ले लेती है। इसका यहाँ पे रूप लिख देना आप यहाँ पे, ठीक है। नया के बाद रूप है, ठीक है। वस्तुतः इन चट्टानों के निर्माण में 2 प्रमुख कारण हैं, अत्यधिक ताप एवं दबाव। देखो यहाँ पे आपको क्या कहा गया, यहाँ पे ये बताया कि जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो जब लावा निकल रहा होता है पृथ्वी के गर्भ से, तो कुछ लावा तो बाहर आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब रास्ते में पृथ्वी के अंदर यानी कि धरातल के अंदर जो हमारी संधियाँ होती है, दरारें होती है, तो वहाँ पे भी तो जगह जगह जम जाता है लावा। जैसे कि हमने बात की थी ना बैथोलिथ की, लैपोलिथ की, फैकोलिथ की बात की थी, तो वो क्या हो गया, वो एक दूसरी चट्टानें हैं, तो वहाँ पे भी लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, वहाँ पे भी चट्टानें बनती हैं, लेकिन वहाँ पे तापमान इतना अधिक होता है, दबाव इतना अधिक होता है कि फिर वो अपना रूप परिवर्तित हो जाता है उनका, और वो किससे बदल जाती हैं, हमारी कायंत्रित चट्टानों में। यहाँ पे आपको ये बताया है। दूसरा ये बताया कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के कारण आपने बल पड़े होंगे। एक होता है कि जिसमें हमारी जो चट्टानें होती हैं आमने सामने आती हैं, है ना, जब खिसकती हैं, जब हमारा कुछ मतलब अंदर कुछ प्रोसेस होती है धरातल के अंदर, जब चट्टानें खिसकती हैं, प्लेटें खिसकती हैं, तो या तो क्या होती है वो आमने सामने आती है। अब आमने सामने जब खिसकती हैं तो इसमें होता क्या है कि जो भारी वाली प्लेट है, मान लीजिए ये भारी वाली प्लेट है, ठीक है, ये भारी प्लेट और ये हल्की प्लेट है ये वाली, तो क्या होगा, हल्की प्लेट कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और भारी प्लेट क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है तो वो क्या होती है, नीचे चली जाती है, और वहाँ पे धरातल के अंदर क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने के कारण, दबाव के कारण क्या होता है, ये चट्टानें भी पिघल जाती हैं, ठीक है। तो एक तो प्रोसेस ये होती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे
जल्दी, वैसे तो मेन एग्जांपल तो वो सही है कि जब क्या होता है अत्यधिक दबाव के कारण भिक्षाओं पड़ने से ये टूट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो क्या होता है कि नीचे की ओर खिसक जाती हैं। तो वहाँ पे भी हमारी क्या होता है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे भी जो चट्टानें होती हैं अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, यानी कि गर्मी के कारण पिघल जाती हैं और कुछ समय बाद ठंडी होकर नया रूप ले लेती हैं। तब हमारी ये कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो इसके 2 तरीके से आपको बताया है। या आप कह सकते हैं कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ही रूप परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, हमारी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। फिर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इन चट्टानों के निर्माण पर ताप और दबाव का गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः अवसादी चट्टानों के जीवाश्म क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और कुछ आग्नेय चट्टानों के खनिज द्रव्य पिघलकर एकत्रित होने लगते हैं। हमने बात की थी ना लास्ट वीडियोस में कि आग्नेय चट्टानों में अब जीवाश्म नहीं होते हैं, ना ही वो परतदार होती हैं, लेकिन अवसादी जो चट्टानें होती है उसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और परतें भी होती हैं। अब कायांतरित की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ही टूटकर हमारी क्या बनती है, कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो अब क्या होता है कि ताप के कारण, दबाव के कारण क्या होता है कि इसमें उपस्थित उन अवसादी चट्टानों में जो चीज़ें, जो हमारे जीवाश्म होते हैं, तो अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्म होने के कारण क्या होता है, उसके जीवाश्म भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते, ये अन्य चट्टानों से अधिक कठोर होती है और इसमें छिद्र नहीं होते हैं। कायांतरित चट्टानों का वितरण के बारे में अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए आप लोग ना कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो आप इसको 1-2 बार और पढ़ेंगे ना बिल्कुल अच्छे से, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। और पढ़ते हुए क्या करना, अपने साथ रफ कॉपी लेके रखना और साथ साथ पढ़ते जाना कि इसमें क्या क्वालिटीज़ है, आग्नेय चट्टान में क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारी अवसादी चट्टानों में क्या क्वालिटीज़ है, मेटामॉर्फिक में क्या है, उनका कंपैरिजन करना, उनके निर्माण के बारे में समझना। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, खुद को एक इमेजिन करके, प्रैक्टिकली इसको करके, चीज़ों को अपने रफली आप करके समझ के करेंगे ना, तो आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है, विश्व के प्रायः सभी प्राचीन पठारों पर कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। भारत में ऐसी चट्टानें दक्षिण के प्रायद्वीप, दक्षिण अफ्रीका के पठार और दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, अरब, उत्तरी रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पर ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। इनमें सोना, हीरा, संगमरमर, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। इसका आर्थिक उपयोग की बात करें तो अधिकांश बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी और हीरा कायांतरित चट्टानों से ही प्राप्त होता है। देखिए, आप लोगों के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं, तो याद रखना हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं। आपसे पूछता है कि कौन सी चट्टान होती है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो हमारी आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है सोना, चांदी, ये सब बहुमूल्य खनिज कौन सी चट्टान में मिलते हैं, तो हमारे कायांतरित चट्टान में प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब 20 से ही आपके चैप्टर्स के ही आप अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, तो आपको आगे बहुत ईजी पड़ेगा। संगमरमर, एंथ्रेसाइट, कोयला, ग्रेफाइट एवं हीरा भी बहुउपयोगी कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ चुके हैं तीनों रॉक्स के बारे में। हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा, और ये था आज हमारा लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, अब ये जो हमारा रॉक साइकिल है, ये एक लास्ट टॉपिक है कि शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य शैलें इन प्राथमिक शैलों से ही निर्मित है, यानी कि आग्नेय शैल से ही बाकी की दोनों चट्टानें बनती है। सबसे पहले तो हमारी आग्नेय चट्टानें ही बनती है ना, तो आग्नेय चट्टानों से ही हमारी अवसादी बनती है और कायांतरित बनती हैं, और इनका एक साइकिल चलता है। देखो, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ स्पेस तो नहीं है, मैं थोड़ा कलर दिखते हैं। चलिए, अब देखिए, जैसे ये धरातल है, यहाँ पे जो वो मैग्मा होता है धरातल के अंदर है। अब जब ज्वालामुखी का क्या होता है, उद्गार होता है, ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो ये जो लावा है ये बाहर आ रहा है और क्या बन रहा है, हमारा आग्नेय चट्टानें बनती है। जब ये लावा आता है जब धरातल पर, तो ठंडा होता है और हमारी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ये हुआ हमारा प्रोसेस।
फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये चट्टानें, ये हमारी आग्नेय चट्टानें बन गई। आग्नेय चट्टानों के क्या होते हैं, वेदरिंग के कारण यानी कि अपक्षय के कारण फिर क्या बनती है, हमारी अवसादी चट्टानें बनती हैं। और जब अवसादी चट्टानों में क्या होता है, इसके पश्चात हमारी कौन सी बनती हैं, कायांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस जो हमारी एक साइकिल चलती रहती है। पहले बनती है हमारी आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, उनसे बनती हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, और फिर उसके बाद हमारी कौन सी बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। फिर यही जो चट्टानें होती हैं लावा में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और फिर ये धरातल से ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होती है, फिर ये बाहर निकल जाती है। तो मतलब क्या है कि ये जो पूरा साइकिल है आपका, ये चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये रॉक्स का एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।